जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें साथियों आज आपका ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेट चलेगा। और साथियों इससे पहले आपका साइंस का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी आपका टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, अगर आप में से किसी का पीछे का प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों बहुत ही जल्द जिस प्रकार से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हुआ है आज, उसी प्रकार आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों आप लोग देर मत कीजिए, जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, 399 का बैच मात्र आपको 139 में मिल जाएगा दिसंबर भर के लिए, ठीक है। फिर जनवरी से ये जो 139 है ये बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बिहार पुलिस 2025 के लिए ये बहुत ही शानदार बैच है, तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच के बारे में पता कीजिए, बाद में ये फिर बैच क्लोज हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, यमुना या फिर डी गोदावरी? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। और यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ कराएंगे, तो जो डिस्कशन होगा उसको ध्यान से सुनना है। तो दिल्ली शहर की बात करें, ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है यमुना नदी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यमुना नदी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है यमुना नदी के किनारे और क्या है, जो एग्जाम में आता है, जैसे कि आगरा पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो ये भी यमुना नदी के किनारे। मथुरा पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे, ये भी यमुना नदी के किनारे। गंगा नदी की बात करें तो इसके किनारे क्या है? पटना, बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है। और आपका कानपुर हो गया, वाराणसी, ये सब गंगा नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे क्या है? याद रखिएगा क्वेश्चन आता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। तो जो प्रमुख शहर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमने आपको सब बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब यमुना नदी की बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। अच्छा, अब यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, KBC। के से आपको ध्यान रखना है केन, बी से बेतवा, सी से चंबल, ठीक है। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है केन, बेतवा, चंबल, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान रखना है KBC। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर तरीके से। आइए आपको दिखा भी देते हैं कैसे मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 10, टोटल 10 नोट्स आपका अपलोड हो चुका है बैच में। और नोट्स किस प्रकार मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उसमें मान उच्च होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ये सब क्लास में बता चुके हैं और वही बताया हुआ यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है। तो साथियों अगर आपका GK GS कमज़ोर है फिर भी आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो इस नोट्स को पढ़िए। टोटल 10 सेट हो चुका है और ये सब आपको न्यू बैच में मिलेगा जो हमने पीछे बताया। नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अभी कोर्स ऑफर में मिल रहा है दिसंबर भर। अगला क्वेश्चन देखिए,
लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम में निवास करती है। यहाँ पर एक और जनजाति है, हमने आपको बताया था रात 8 बजे की क्लास में, भोटिया जनजाति। ठीक है, तो सिक्किम में 2 जनजातियाँ प्रमुख पूछा जाता है एग्जाम में, एक भोटिया और दूसरा लेप्चा। तो दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो सिक्किम में। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी जनजाति है, जैसे कि गारो, आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति ये कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में। सबसे अधिक यही वाला पूछा जाता है, गारो, खासी और जयंतिया। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर है डम्फा जनजाति। कौन सी जनजाति है? डम्फा जनजाति। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? मिजोरम में। यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, भील। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। और साथियों, ये जो जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसका पूरा नोट्स आज आपको मिल जाएगा बैच में। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको इस चैनल पर डेली 2 क्लास करने हैं। साइंस के लिए स्पेशल है शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। मिक्स प्रैक्टिस सेट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण, इसके लिए रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। भारत में हरित क्रांति ने सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा, गेहूं की फसल को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब हरित क्रांति से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आइए आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। केवल आपको ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अच्छा, हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखिएगा, विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है भारत में? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अच्छा, हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा, पंजाब में। उसके बाद फिर हरियाणा। तो हरित क्रांति की शुरुआत होने वाला पहला राज्य पंजाब है, दूसरा आपका हरियाणा है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? और ये जो क्लास है बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोनों आप लोग क्लास को देख सकते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे आता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। और भारत में श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, तो अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो यही दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में हरित क्रांति के जनक तो अभी हमने आपको बताया M.S. स्वामीनाथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है घंटे में। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला देश कौन सा है तो याद रखिएगा भारत, और भारत में भी कौन सा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। तो भारतीय मानक समय की बात करें, भारतीय मानक समय ये क्या है तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही बोला जाता है भारतीय मानक समय। क्या बोला जाता है? भारतीय मानक समय। और ग्रीनविच माध्य समय जो है 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच माध्य समय। अब भारतीय मानक समय की बात करें, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय। अच्छा, ग्रीनविच माध्य की बात करें, ये कहाँ से होकर गुजरती है तो ये ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है ग्रीनविच माध्य समय, और इसी से समय का निर्धारण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए समय का निर्धारण किससे होता है तो ग्रीनविच माध्य समय से। ये कहाँ से गुजरती है तो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है तो 5.5 घंटे का अंतर होता है प्लस में, ठीक है, माइनस में नहीं, प्लस में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। अब आइए इस क्वेश्चन को अच्छा से आपको समझाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम बना लेते हैं पृथ्वी इस तरह से, बीच में एक लाइन देते हैं तो इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये हम रात 8 बजे की क्लास में आपको बता चुके हैं। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री रेखा, और इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। तो इस लाइन का 3 नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा आपका पृथ्वी है, और जैसे बीच से हमने लाइन दिया यहाँ पे, तो ऊपर आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आपका हो गया ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पर है, ठीक है। और अगर इसमें इस तरह से और अगर हम पृथ्वी को काट दें तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी भाग, यानी कि ये पूर्वी भाग तो ये दक्षिणी भाग। तो भारत कहाँ पर है तो भारत सबसे पहले ऊपर है, यानी कि उत्तरी हो जाएगा इसका। भारत कहाँ पर है, ऊपर में तो उत्तरी, और किस साइड में, पश्चिम में कि पूरब में, तो पूरब में है तो पूर्वी। अब देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे दक्षिणी दिया, ये तो होगा नहीं, उत्तरी पूर्वी, ये सही है। तो भारत जो हमारा है उत्तरी यानी ऊपर में है, और पूर्वी गोलार्ध यानी इस साइड में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है। साथियों, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे केवल ध्यान से सुनिए। इससे होता क्या है, आपका रिवीजन होता है, बिना याद किए हुए ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जिसका भी जीके जीएस कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं, आप लोग 10 से 15 दिन का क्लास कीजिए, फिर देखिए आपका भी जीके किस तरह से स्ट्रांग होता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबाई इधर है, 1 किलोमीटर चौड़ाई भी है, तो ये आपका हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। अब मान लीजिए इसमें अगर 17 व्यक्ति निवास करते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या। बी वाला नहीं होगा, यहाँ पे प्रति किलोमीटर है, वर्ग नहीं है, ठीक है, वर्ग होना चाहिए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो अपना बिहार। ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106, यानी कि मान लीजिए प्रति वर्ग किलोमीटर इस तरह से लेते हैं तो इसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं बिहार में, 1106, जो कि सबसे अधिक है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है, 1106 है। सबसे कम पूछे तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है।
अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में कितना है तो 17 व्यक्ति, यानी प्रति वर्ग स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं, जबकि बिहार में 1106। आप लोग देख सकते हैं कितना अधिक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। या फिर आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058, ये व्हाट्सअप नंबर है। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है तो यहाँ पर एक कन्याकुमारी, तो यहाँ पर क्या है तमिलनाडु और केरल भी है, लेकिन तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी पड़ता है। केरल आपका इस साइड में हो जाएगा, तमिलनाडु इस साइड में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत का अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो यही आपका है कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पर है। लेकिन मुख्य भूमि का ना पूछे, सिर्फ आपसे पूछे कि बताइए भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट में, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का पूछे कन्याकुमारी, मुख्य भूमि ना रहे तब आपको आंसर क्या करना है इंदिरा पॉइंट। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रुड़की में स्थित है। कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। लखनऊ की बात करें, यहाँ पर क्या स्थित है तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका नोट्स अपलोड हो चुका है बैच में। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे है तो गोमती, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। दिल्ली की बात करें, यहाँ पर क्या है तो प्लाज्मा केंद्र, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर है? दिल्ली में। और यहीं पर आपका है मौसम अनुसंधान केंद्र। तो प्लाज्मा केंद्र और मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे देखिए, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना 1907 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो जमशेदपुर में। किस नदी के किनारे? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है। किसने स्थापित किया था? व्यक्ति का नाम क्या था? तो जमशेदजी टाटा। क्या नाम था? जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1907 में टिस्को की स्थापना की। टिस्को, ठीक है, इसी को बोला जाता है इस्पात प्रथम कारखाना जो है, नाम क्या? टिस्को। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1907 में। किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोकारो स्टील पावर प्लांट की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर है? तो सबसे पहले झारखंड, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? झारखंड। और इसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से। भिलाई कहाँ पड़ेगा? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है। इसको किस देश ने स्थापित किया था, यानी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसे भी रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। और इसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी। एक पूछा था दुर्गापुर, दुर्गापुर ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। और इसको किस देश की सहायता से? तो इसको ब्रिटेन देश की सहायता से स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, हम आपको बताते हैं, ये जो आपका भिलाई है, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर। फिर से रिपीट कर देते हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, तीनों को जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा प्लांट स्थापित किया गया था? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। और जबकि बोकारो की बात करें, इसको तीसरा पंचवर्षीय यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था बोकारो को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछे तो ये आपका हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। अच्छा, चावल के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन है? तो चाइना। ठीक है, कौन है? चाइना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत की बात करें तो पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चावल के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रति हेक्टेयर में पूछे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तब आपको आंसर करना है पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर ना रहे तो पश्चिम बंगाल, और प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक पूछे कौन आगे है? तो ये आपका पंजाब आगे है। चावल की बात करें किस प्रकार की फसल है? तो ये आपका खरीफ फसल है। पूछा जाता है चावल आपका खरीफ हो जाएगा, बाजरा भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका खरीफ हो जाएगा, मक्का भी आपका क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल हो जाएगा। जबकि गेहूं की बात करें ये आपका रबी की फसल है। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता दिए। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, गंगा नदी की बात करें भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के गोमुख हिमानी से। तो मान लीजिए यहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे आपका क्या है? गोमुख हिमानी। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलती है इस तरह से, तो प्रारंभ में जो गंगा नदी निकलती है इसको किस नाम से जाना जाता है वही पूछा जा रहा है। तो इसको भागीरथी के नाम से, यानी कि गंगा नदी जो गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है किस नाम से? तो भागीरथी नाम से निकलती है। फिर आगे चलकर क्या होता है? इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है अलकनंदा। ध्यान से समझिएगा, ऊपर से एक नदी आती है अलकनंदा जो कि गंगा में मिल जाती है। और किस स्थान पर ये दोनों नदियां मिलती है? तो ये भी पूछा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक स्थान है जहाँ पर ऊपर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। और ये जो आगे बढ़ती है अब यहाँ पे इसका नाम बन जाता है गंगा। लेकिन जब प्रारंभ में निकलती है तो भागीरथी के नाम से, ऊपर से एक नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, फिर आगे चलकर ये बन जाती है गंगा। फिर ये आगे चलता है इस तरह से और आगे चलकर पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल मान लीजिए है। तो आगे चलकर ये गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, एक नीचे और एक इधर। तो नीचे जो नदी है इसको बोला जाता है हुगली नदी। और इसी के किनारे आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर बसा है, हुगली नदी के किनारे। और तो ये आपका हुगली हो जाएगा। और ये जो इधर चला गया इसको फिर बोला गया भागीरथी। यानी कि गंगा नदी जो है शुरू से निकलती है भागीरथी के नाम से, फिर बीच में गंगा बन जाती है, फिर आगे चलकर ये भागीरथी बन जाती है। और भागीरथी नदी फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? डी वाला, भागीरथी के नाम से। आगे देखिए, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बताते हैं केवल ध्यान से सुनिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जाग्रोस पर्वत जो है ये आपका ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तो तेहरान में है। तो जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है? ईरान में। ब्लैक पर्वत पूछे, ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? तो ये आपका है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था। अब देखिए, बहुतों को लगता है कि उदयपुर है तो फटाक से आंसर राजस्थान कर देते, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। उदयपुर नहीं है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में एक टाइगर रिजर्व भी है, नाम क्या है?
तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। और कुडियाट्टम की बात करें, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है और यह भी आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुडियाट्टम क्या है? लोक नृत्य है और ये आपका केरल से संबंधित है। तो यहाँ पर केरल से संबंधित नहीं है वो पूछा गया, तो आंसर होगा भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। आज देखिए गला थोड़ा सा खराब है इसलिए आपको आवाज़ ऐसा लग रहा होगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? आंसर है कजाकिस्तान। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कजाकिस्तान। ठीक है, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कजाकिस्तान। ठीक है, इसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा है? नूर सुल्तान रखा है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बिश्केक। मिडिल ईस्ट कंट्री है तो यहाँ से राजधानी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? बिश्केक। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। कहाँ पर है? दुशांबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ताशकंद। और आपको याद होगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। तो ये सब डेट आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका किस नदी पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विरयातन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, बिल्कुल सही है। देखिए बिहार का जो करंडा कुंड है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। और विरायतन जैन मंदिर एवं संग्रहालय ये भी राजगीर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी कथन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट। ये बिहार में नहीं है, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 4 से 5 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी की जो लगभग आयु माना गया है 4 से 5 बिलियन वर्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इन 4-5 को याद रखिएगा कम से कम। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना होती है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस और इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं।
22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, पूछा जाता है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना, सेबी की स्थापना 1988। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका आंसर है नागालैंड। चलिए आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास कौन सा है? आंसर है मित्र शक्ति। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास है? मित्र शक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से हमने आपको बताया, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 से 5, तो इस तरह से अगर गिन लें तो 80-90 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। आगे चलकर क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं और नंबर लिख लीजिए फिर से 9631887058। कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए देर मत कीजिए, आप लोग बैच से ज्वाइन हो जाइए।